नमस्कार। हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी फेमस पर्सनालिटीज से, ऐसे कलाकारों से जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकते हैं और आपको उनसे प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमें किसी से प्रेरणा लेनी ही पड़ती है। और आज का हमारा विषय है गीत पहाड़ों के। और जब अब हिमाचल की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे कलाकार हैं जो उभरते हुए हैं और जिन्होंने अपने YouTube पे भी अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे ही कलाकार से आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम है डॉक्टर लता पठानिया जी, जिन्होंने ना ही संगीत के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है। डॉक्टर लता पठानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मैं लता पठानिया, गांव सरौन, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे दुखद समय में मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं लता पठानिया, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है और उस टाइम जो सुख सुविधाएं थी बहुत कम होती थी गांव स्तर पर। तो मैट्रिक तक मैंने अपनी शिक्षा ली। उसके बाद एक साल का मैंने डिप्लोमा लिया एनटीटी का, और स्कूल बहुत दूर दूर थे। इवन देन मैं +2 करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकती थी। तो एक अच्छी ऑप्शन थी पेरेंट्स के पास कि बेटी बड़ी हो रही है, अब चलो शादी कर दो। और उस वक्त ट्रेंड भी यही था कि जैसे ही बच्ची 15-16 साल की हुई तो सोचना शुरू कर देते थे शादी के बारे में। तो मेरी भी जैसे ही 16 ख़त्म 17 शुरू और मेरी शादी हो गई। और बहुत ही अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। उस परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो हस्बैंड मुझे मिले हैं, अगर आज मैं यहाँ इस मंच पर हूँ तो उसके पीछे की जो एनर्जी है वो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं। ये जान के बहुत खुशी होती है कि जब एक महिला को उसके अपने परिवार का बहुत सहयोग मिलता है तो वो काफ़ी बुलंदियों पे पहुंच जाती है। आपकी जो शुरुआती शिक्षा है और उसके बाद की शिक्षा आपने ग्रहण की, वो कहाँ से ली आपने? जो मिडिल स्टैंडर्ड तक की जो मेरी एजुकेशन है वो तो गांव के स्कूल से ही मैंने ली। उसके बाद 9th और 10th के लिए मुझे पैदल 6 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो सभी गांव के बच्चे पैदल आते थे, पैदल जाते थे। तो 10th वहाँ से की। उसके बाद फिर ऑप्शन ये नहीं थी कि अगर मैंने +1 या 2 करनी है तो मुझे या तो सरकाघाट जाना था या तो वहाँ से किसी और स्टेशन जाना था। और ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बसेस की भी थोड़ा लिमिटेशंस ही थी, बहुत कम रूट्स उस टाइम रहते थे। तो फिर एक ऑप्शन ये ली गई कि चलो छोटी मोटी ट्रेनिंग करवा देते हैं और तब तक रिश्ता भी हो जाएगा और उसके बाद शादी हो जाएगी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनटीटी का डिप्लोमा दिलवाया और जब तक वो ख़त्म हुआ तब तक रिश्ता भी फाइनल हो गया और घर आते ही शादी हो गई। और जो सही मायने में जो मेरा जीवन शैली मुझे मिली और जो लाइफ मैंने जीना सीखी वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिल कर के जीना सीखी। जी, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो बचपन की यादें हैं वो हमारे दिल के सबसे करीब होती हैं। तो आप कुछ अपनी बचपन की यादें हमसे साझा करना चाहेंगी? हम 2 भाई और 2 बहनें और बहुत खुशहाल परिवार था। माँ बाप की भी कोऑपरेशन सभी के लिए थी। और गांव में जैसे कोई मेले हैं, कोई फंक्शन हैं तो उन सभी को हम इंजॉय करते थे, त्योहारों का पूरा मज़ा लेते थे। और ख़ासकर खाने पीने का, जैसे कोई भी फेस्टिवल आता था तो जैसे बाबरू बनाने या फिर जो जिनको हम अपनी भाषा में जो चिल्ले होते हैं ना, तो हम उनको चिल्लड़ू बोल करके उनको बोलते हैं।
फिर जैसे लोहड़ी का सीज़न आ गया तो घर घर जा कर के हमने लोहड़ी गानी भी, और लोगों से जो मांग करके कुछ लोग दाने देते, कुछ पैसे देते, कुछ मूंगफलियाँ देते, तो उनको हम इंजॉय करते थे। जो दाने इकट्ठे हम करते थे उनको बेचते थे। फिर उसके बाद जो पैसा इकट्ठा होता था तो मेले में हम जाते थे और उसको इंजॉय करते थे। बड़ी खूबसूरत यादें हैं। अभी आजकल आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1990 में मैंने ज्वाइन किया था, एज ए नर्सरी टीचर मैंने ज्वाइन किया था। और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी उस विद्यालय के लिए। उस विद्यालय की स्थापना मेरे हस्बैंड श्री एल.सी. पठानिया के कर कमलों के द्वारा ही हुई थी, क्योंकि दूर दूर तक ऐसे कोई प्राइवेट संस्थान नहीं थे। तो एक गांव के लिए और उस क्षेत्र के लिए एक अच्छी सोच उनके अंदर थी, और उसी सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने स्कूल खोला। और मेरा सौभाग्य देखिए आप कि मुझे भी वहाँ काम करने का मौका मिला, और तब से लेकर के आज तक धीरे धीरे मैंने वहीं रह करके अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। और इसकी सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से मिलती रही कि जिस भी फील्ड में मैंने कुछ करना चाहा, मेरे हस्बैंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ आज भी यहाँ तक पहुँचे हैं जी। तो वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मेरे साथ साथ रहे, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की रही है। और आगे भी मैं परमपिता परमेश्वर से यही चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहें। हम भी यही कामना करते हैं। आप हमें अपने संगीत के सफ़र के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत में इस संगीत की तरफ अपना सोचा कि मैं चलो इस सफ़र में भी आगे बढ़ती हूँ। ना तो शादी से पहले और ना शादी के बाद ही ऐसा कोई भी माहौल हमारे घर में या कहीं भी दूर दूर तक भी नहीं था, और इवन देन सुनने के लिए भी इतना खुला माहौल नहीं था कि हम खुल करके रेडियो ऑन कर सकते हैं। ये होता था कि कहीं बाहर अगर सुन लेता तो वो टॉन्टिंग होती थी, क्योंकि गांव का माहौल था, थोड़ा सा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। तो ऐसे माहौल में रह करके सीखना बहुत दूर की बात थी। ये तो शादी के बाद जब मैं काम कर रही थी, स्कूल में काम कर रही थी, और उस टाइम में वाइस प्रिंसिपल के पद पर मैं काम कर रही थी, और हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था, तो उसमें बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही थी। तो म्यूज़िक टीचर ने ही बातों बातों में कुछ उन्होंने मुझे इस तरह से कहा कि वो मुझे थोड़ा सा दिल पे वो बात लग गई। मैं आज धन्यवादी हूँ उनकी, बार बार मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस फील्ड में गाऊँ, या माता सरस्वती का कुछ ऐसा आदेश था कि उनके मुख से ऐसी बातें निकलनी थी जो मेरा रास्ता आगे का बनाती। तो उनकी छोटी सी बात को लेकर के आज आप यहाँ पहुँच गई हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम हिमाचली लोकगीत की बात करें तो आपको हिमाचली लोकगीत गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैंने साल गाना सीखा, 2013 की बात है ये, तो उस टाइम में मुझे ये नहीं था कि मुझे क्या गाना है, मुझे हिंदी गाना है, पहाड़ी गाना है, पंजाबी गाना है, या क्लासिकल मुझे जाना है। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि मुझे गाना है, और गाने की अगर मैं बात करूँ मुझे आता था नहीं। एक स्टेप भी अगर मुझे गाना होता था तो मैं उसको बार बार रिपीट करती थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता था। सांस बहुत छोटी थी मेरी, तो सांस टूट जाती थी, मुँह पानी से भर जाता था, और मतलब मैं एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन सीखना भी था, क्योंकि जब हम चुनौती को स्वीकार करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए जज्बा पैदा करना पड़ता है, तभी हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कोऑपरेट किया। उन्होंने घर में ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मुझे दी कि मैं धीरे 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 करके, और सा मैंने लगाया, और तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने सांस को बढ़ाया। तो जैसे जैसे मेरा सांस बढ़ता गया, वैसे वैसे ही जो थोड़े छोटे छोटे स्टेप जो थे उनको मैं पूरा करने लगी। और फिर ये नहीं था कि मुझे अब क्या गाना है, मतलब कुछ भी गाना है मुझे, लेकिन मैं जैसे किसी के गाए हुए गाने गाने की कोशिश करती, तो मैं कभी उसको उधर खींचती, कभी मैं उसको उधर खींचती, तो नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मेरे बेटे ने मुझे गाइड किया कि मम्मा जी, अगर आपको गाना ही है
तो आप किसी के गाने मत गाइए, आप कभी नहीं गा पाएंगे। आप ऐसा करिए, आप टूटा फूटा जैसे भी आपको आता है आप अपना गाना लिखो, अपना गाना लिखो और आपका वो अपना गाना होगा। अगर आप गलत भी गा रहे होंगे, सामने वाले को ये लग रहा है कि आप गा रहे हैं तो अपने हिसाब से ठीक गा रहे हैं। और मैंने वैसा ही किया। फिर जब मैंने गाने लिखने शुरू किए और धीरे धीरे फिर जो मेरा पहला गाना था वो हिंदी सॉन्ग था, बल्कि याद पिया की आए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये जो हमारी भाषा है, जो इसमें मिठास है ना वो कहीं भी नहीं। बिल्कुल। अगर आपने एक्सपीरियंस लेना हो तो कहीं अगर हम आउट ऑफ स्टेट गए हों या फिर आउट ऑफ कंट्री अगर हम कहीं हैं और अगर हमें अपने कल्चर की कोई चीज़ सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। हमारी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। तो इतनी प्यारी है हमारी संस्कृति, इतनी मिठास से भरी हुई है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे हिमाचली कल्चर की तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए जी। और धीरे 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 मैं फिर इसको अपनाने लगी। और क्योंकि भाषा बहता नीर है जी, तो नए नए शब्दों को मैं भी अपनाती गई, एडजस्ट करती गई और आज थोड़ा सा कर पा रही हूँ। तो उसके पीछे मेरी मेहनत भी है और सभी का सहयोग भी है। और सबसे बड़ा सहयोग रहा है फिर जो मेरे प्रशंसक हैं या जिन्होंने मुझे सुना, तो मैं उनकी धन्यवादी हूँ। तो डॉक्टर लता जी, अगर आप एक अपना भजन हमें सुना दें तो हमारे दर्शक भी इस गीत और भजन का मनोरंजन कर पाएंगे। आजकल सावन महीना चला हुआ है, शिव का महीना है। बिल्कुल। तो शिव के चरणों में ही छोटा सा मैं एक मुखड़ा और एक अंतरा आपको सुनाने की कोशिश करते हूँ। शिव कैलासों के वासी, धौलाधारों के राजा, शंकर संकट हरेणा, शंकर संकट हरेणा। तेरे कैलासों का अंत न पाया, तेरे कैलासों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरे माया, शंकर संकट हरेणा, शंकर संकट हरेणा। बहुत खूब लता जी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम को, डीडी हिमाचल के इस कार्यक्रम को वेव्स पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी लाइव देख सकते हैं। ओके, मुझे आप लता जी ये बताइए कि एक महिला के लिए इस तरह के कई रोल निभाना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? मैं एक चीज़ को फॉलो करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट को, कि अगर हम हर चीज़ के लिए एक टाइम हम सेट करते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ तक मेरी प्रोफेशनल और अदर वर्क की बात है, तो मेरे लिए जो स्कूल है, मैं प्रधानाचार्य पद पर काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए स्कूल प्राइमरी है। वो मेरी सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश का भविष्य तैयार करना है। तो उसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और घर के कामों की बात है तो उसके लिए मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट करते हैं, बच्चे कोऑपरेट करते हैं, तो घर का काम वैसे निकल जाता है। और रही कल्चर की बात, तो ये जो कल्चर है ये मेरे लिए साधना है। मैंने कभी नहीं देखा कि मैं एक गायिका बनूंगी और अपना नाम कमाऊंगी। मुझे जब से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं रियाज़ के लिए बैठती हूँ तो मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि मेरे लिए ये साधना है। क्योंकि ये जो म्यूज़िक है
ये पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? जी, कहाँ से? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके पीछे की जो साउंड है वो ध्वनि है ओम की। और जितने भी राग निकले हैं वो इसी ओम से स्टार्ट हुए हैं। और रागों को जो सबसे पहले गाया है वो मेरे भोलेनाथ ने ही गाया है। क्या बात है। तो वो गाते गए और ब्रह्मा जी उनकी रागनियाँ तैयार करते गए। तो उसके बाद ये प्रथा देवताओं के थ्रू और माँ सरस्वती को कार्यभार दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे ये आती गई, कलयुग में पहुंच गई। और कलयुग में तानसेन को कौन भूल सकता है, बैजू बावरा को कौन भूल सकता है। उन्होंने सिर्फ उसको गाया नहीं है, उसको मतलब महसूस किया है। जब तानसेन जी ने जब दीपक राग गाया था तो अग्नि प्रज्वलित हो गई थी जी। तो उनकी बेटी को ही मल्हार राग गाना पड़ा था, तब जा कर के वो अग्नि शांत हुई थी। लेकिन उस अग्नि से जो जलन उनके अंदर, तानसेन जी के अंदर पैदा हुई थी, कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण भी उनका लास्ट में वही बनी थी। तो इतनी एनर्जी है संगीत के अंदर। फिर वही आप आज की डेट में अगर आप देखें तो संगीत जो है वो, आप बॉम्बे नगरी को आप देख सकते हैं, फिल्मी जगत में बिना म्यूजिक के कुछ भी नहीं चल रहा है। और आज तो अगर रोजगार की हम बात करें तो सबसे अच्छे जो अवसर हैं रोजगार में वो म्यूजिक के हैं जी। अगर कोई व्यक्ति एक उच्च से उच्च पद पर काम करता है, उसकी सैलरी 2.5, 3, 4, 5 लाख भी है, वो महीने में कमाता है। लेकिन अगर एक अच्छा कलाकार जिसने साधना की हुई है, अपने आप को पक्का किया हुआ है, वो 1 घंटे में या 2 घंटे में उतना पैसा कमा लेता है। लेकिन उसके पीछे है उसका जज्बा, उसकी मेहनत। बिल्कुल। उसने कितनी मेहनत अपने आप को पकाने के लिए की है। तो अगर मैं इस लाइन में आ रही हूँ तो मैं भी यही सोच करके चल रही हूँ कि मैं अपने आप को कितनी मजबूती दे सकती हूँ, क्योंकि सीखा तो मैंने म्यूजिक कहीं से भी नहीं है जी। जो भी सीखा है वो जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती थी स्टूडियो में, तो उनकी काफ़ी कोऑपरेशन मेरे को रही है। ऋषि शर्मा जी हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं। उन्होंने मुझे मतलब ऐसे ट्रीट किया है जैसे एक टीचर जो है, एक बच्चे जैसे नर्सरी केजी का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उन्होंने मुझे वैसे ट्रीट किया। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। चंद्रमोहन जी हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो इसी तरह से राजू बग्गा जी हैं, गगन जी हैं। तो जहाँ जहाँ भी मैंने रिकॉर्डिंग करवाई तो मुझे जो सीखने का जो एक्चुअल जो मौका मिला वो मुझे स्टूडियो के अंदर मिला। जब मैंने रिकॉर्डिंग करनी तो वहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ रोकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेनी है, ये चीज़ें मुझे सीखने का वहीं स्टूडियो में ही मौका मिला। और मैं जो चीज़ एक बार सुन लेती उसको मैं गांठ बांध लेती कि आगे से जो एक बार गलती हुई दूसरी बार नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है कि जब मैंने सीखना शुरू किया तो कहाँ से सीखूं? हिंदी गाने मुझे नहीं आते हैं, पहाड़ी मुझे नहीं आते हैं। सबसे टफ गाने अगर देखा जाए तो पहाड़ी हैं, वो टफ हैं, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये मैं सब कैसे करती, मैं जो भी एक गाना चाहे मैं कैसा भी, किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, लेकिन मेरे लिए जो मेरा गाना है वो बहुत कीमती है। क्योंकि तो जब आप गीतों की बात कर ही रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को भी आपका एक मधुर सा गीत सुनाना चाहेंगे, घर आजा बंजारा जी। तो चलिए देखते हैं इस मधुर से गीत को। ठीक है। बंजारिया घर आजा भी, बंजारिया घर आजा भी, मैनू चूड़ियां पहना जा, मैनू नथनी पवा जा, दिल मारे तेनू आ जा, घर आजा वाले मां। बंजारिया
जाए एक बार तेरी परछाई, आंखों को दिख जाए एक बार तेरी परछाई। बन जा रिया फिर आ जावे, बन जा रिया फिर आ जावे। तुझ बिन नहीं जीना सजना, तुझ बिन मरिया भी ना जाना। मर जाने इस दिल नो बस में किया करी समझाना, मर जाने इस दिल नो बस में किया करी समझाना। बन जा रिया फिर आ जावे। कितना ही मधुर गीत था ये और उतना ही प्यारा संगीत इस गाने का था। डॉक्टर लता जी, अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हिमाचली लोकगीत कैसे हमारे हिमाचल के कल्चर को आगे बढ़ाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। इसमें अगर 12 ज़िले हैं तो 12 बोलियां हैं। जी। हर ज़िले की अपनी अपनी बोली है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और अपनी अपनी सभ्यता है। मतलब इतना रिच कल्चर हिमाचल प्रदेश का है। जी बिल्कुल। लेकिन जितना डेवलप उसको होना चाहिए उतना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर हम पंजाब का नाम लेते हैं तो पंजाब का नाम कल्चर को लेकर के जी याद किया जाता है। जैसे अगर हम हरियाणा का नाम लेते हैं तो हरियाणा को स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। जी। तो हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है। हर जिले का अपना अपना कॉस्ट्यूम है, अपना अपना खान पान है, अपनी परंपराएं हैं। तो अगर इसको पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने रूट से लेकर के उसको विकसित किया जाए। फिर स्टेट लेवल पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं हमारे गायक हैं या संगीतकार कोई भी हैं तो उनको स्टेट लेवल पे मौका मिलना चाहिए। फिर उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो हमारे कल्चर डेवलप होगा और दूसरा जब भी हमारे उत्सव होते हैं, कोई मेले होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो पंजाब से सिंगर को बुलाते हैं, बॉलीवुड से सिंगर को बुलाते हैं और लाखों रुपया वहाँ हम देते हैं। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगी शिक्षा की ओर। जी। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो जैसे बीएड करते थे जी। तो बीएड के लिए मैक्सिमम जो पैसा था वो जा रहा था जे एंड के लिए। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने सोचा उसके ऊपर और उन्होंने क्या किया कि हिमाचल प्रदेश में कितने बीएड कॉलेजेस उन्होंने क्रिएट करिए। जी बिल्कुल। वैसे ही एजुकेशन बोर्ड है, जब NIOS के लिए पैसा दिल्ली जाता था तो उन्होंने क्या किया, SOS स्टार्ट किया और जो हिमाचल का पैसा था उसको हिमाचल में ही घुमा दिया। तो वैसा ही संगीत के क्षेत्र में भी करना चाहिए। अपनी संस्कृति को डेवलप करने के लिए हमें अपने लोगों को डेवलप करना चाहिए, अपने लोगों के ऊपर पैसा लगाना चाहिए और अपनी संस्कृति को विशाल करना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृति हमारी है इतनी विशाल जिला वाइज उतनी कहीं भी नहीं है। और इसके लिए तो मेरी एक सजेशन ये भी रहेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी, अगर म्यूज़िक को सही मायने में डेवलप करना है तो ये स्कूलों में स्टार्ट होना चाहिए, बजाय +1 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होने के या कॉलेज लेवल पे स्टार्ट होने से। अगर ये बचपन से नर्सरी KG से ही अगर ये प्रथा अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बच्चा अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को भी समझेगा, अपने कल्चर को भी समझेगा वो, और हमारी परंपराएं क्या हैं वो उनको उनसे भी जुड़ेगा वो। क्योंकि हमारा जो कल्चर है या जैसे हमारे लोकगीत हैं तो ये सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित हैं और जितने मैक्सिमम गाने जो हैं वो स्टोरी बेस्ड हैं। और अगर मैं मंडी की बात करूं मैं
तो मंडी का जो संस्कृति है वो रागों के बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल पास पास है। जैसे आजकल 12 मासा चला हुआ है, सावन महीना है जी। और ऐसे में अगर 12 मासा का अगर आप एक स्टेप भी सुनेंगे ना तो दिल को छू जाएगा। तो मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। जी जी। आयो महीना चैत, आमा मेरी चैत, चिंता मेरे मन बसी, पिया गयो परदेस, अजहु न आयो रे, पिया गयो परदेस, अजहु न आयो रे। कितनी मिठास है। तो इन चीज़ों को डेवलप करना चाहिए हमें। तो अगर ये प्राइमरी सेक्शन से ही अगर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है तो जब बच्चा आगे चल करके वो ऑटोमेटिकली अपनी संस्कृति का भार अपने कंधों पर ले लेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिमाचल में कई तरह के वाद्य यंत्र हैं, आप कुछ हमें बता सकते हैं इनके बारे में कि क्या क्या वाद्य यंत्र हिमाचल में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे हिमाचली लोकगीत में? जब धौलीधार में डमरू की गूंज उठती है ना जी। तो दिल धक धक करने लगता है। जब पहाड़ों की वादियों में बांसुरी की धुन टकराती हुई गूंजती हुई कानों में पड़ती है जी। बल्कि गडरिये को आपने देखा होगा, जब वो भेड़ें चराने के लिए जाता है वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है बांसुरी हाथ में लेकर के, और मधुर ध्वनि के साथ जब वो बजाना शुरू करता है, एक भी भेड़ उनके झुंड की इधर से उधर नहीं जाती है, सारा झुंड उनके साथ साथ में रहता है, क्योंकि म्यूजिक को सभी जीव जंतु अनुभव करते हैं। तो बांसुरी हो गई, फिर उसके बाद करनाल है, रसिंगा है, और जैसे छिंज जैसे सब हैं उसकी तो जो जान है वो तो नगाड़ा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया कुछ अलग जैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो ज़रा सोचिए, जब एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी एक मांडव्य कला मंच मंडी को, वो अपने कल्चर को कई सालों से डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे कार्निवाल है, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे 26 जनवरी का हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस लेवल पर मंडी के कल्चर को वो लेके जाते हैं। तो उनके लिए मैं बधाई ज़रूर देना चाहूँगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने गीत क्या खुद लिखती हैं, और अगर लिखती हैं तो आपको इन गीतों को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये जो मैं अपने गाने लिखती हूँ ये बोलते हैं ना कि हवाएं होती हैं जी। तो कौन सी टाइम कौन सी हवा कहाँ चल रही है, यानी एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट है। अगर शादी वाला नाच गाने का एनवायरनमेंट है तो उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं कुछ होना चाहिए, और देख करके ही वो फीलिंग अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर जैसे लड़की की शादी हो रही है, विदाई का चल रहा है, तो वो वैसे विचार आते जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गाना भी लिखना है, तो अंदर से प्रेरणा आती है, अंदर से। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने आप को जानते हैं और सबसे ज़्यादा हम अपने आप की ही मानते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए जो कल्चर जहाँ भी मैं देखती हूँ, कोई भी सीन ऐसा देखती हूँ, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है कि मुझे इस टाइप का लिखना है या इस टाइप का मुझे गाना है। जी। तो जब इन गीत और संगीत की बात हो रही है तो चलिए एक मधुर सा गीत अपने दर्शकों को सुनाते हैं, आपका हमारा हिमाचल प्यारा। जी जी। हिमाचल सपनी तो न्यारा लगता सांझो बड़ा ही प्यारा हो मारा हिमाचल सपनी तो न्यारा चढ़ती कलांदा है ये एक तारा चढ़ती कलांदा है ये एक तारा
एक बहुत खूबसूरत गाना सुना। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपका YouTube पे भी चैनल है और काफ़ी दर्शक आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या खासियत है या क्या ऐसी खास चीज़ है जो आपको सबसे अलग कर रही है और दर्शक आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके संगीत से जुड़ते चले जा रहे हैं? मेरे गानों में एक सबसे विशिष्ट बात है और वो बात है मेरी वॉइस। जो मेरी वॉइस है वो किसी की कॉपी नहीं है, ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है। क्योंकि मैंने किसी को ज़्यादा सुना ही नहीं, तो मैं कॉपी करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। तो जैसे भी मेरी वॉइस है तो वो मेरी अपनी वॉइस है, क्योंकि ये यूनिक मुझे बनाती है। तो शायद ये भी वजह है। और दूसरा, जो म्यूज़िक मेरे गानों का बना है, म्यूज़िक बहुत अच्छा बना है और मैं बार बार उन्हीं का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहते हैं। और दूसरा, जब मैं गाने को कंपोज करती हूँ, तो जैसे मैं गाना खुद लिखती हूँ तो मैं उसको कंपोज भी खुद करती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से उसको करती हूँ। तो जब मैं उसको अच्छे से लिख सकती हूँ, अच्छे से गा सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल वे में मैं उस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हर आंखें जो हैं कुछ नया देखना चाहती हैं, कान नया सुनना चाहते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ मेरे गानों में उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे गानों को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा गाना लेकर के आऊँ, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं नई नई सर्च करूँ, कुछ पुराने गाने भी मैं ऐड करूँ, स्टेट लेवल पर भी मैं ओवरऑल हिमाचल के मैं गाने गाने की कोशिश करूँगी। और इवन देन कि जो नेशनल लेवल पर भी जो पैट्रियोटिक सॉन्ग हैं, मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव से हूँ तो इतनी क्षमता को तो मैं ज़रूर पैदा करूँगी कि मैं पैट्रियोटिक सॉन्ग तक मैं गाने की कोशिश करूँगी और अच्छा गाऊँगी। और उसके लिए आप सभी का सहयोग मुझे मिलता रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चाहेंगे अगर आप एक हिमाचली लोकगीत अपनी मधुर आवाज़ में हमें सुना सके तो। आज हम शिमला की वादियों में हैं जी, और शिमला में आ करके अगर हम शिमला का नाम तक ना लें तो ये भी ज़्यादती होगी। तो मैं शिमला का पुराना गाना सोनी सोनी शिमले दी सड़क, जी बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा आपको गाने की कोशिश करती हूँ। सोनी सोनी शिमले दी सड़कां जींदे हाय छेड़ छबिलियां सड़कां जींदे काली घगरी लैया हो, काली घगरी लैया काली घगरी लैया हो, उड़ी जावो कागा मेरा लई जा स्नेहा, उड़ी जावो कागा मेरा लई जा स्नेहा, लई जा स्नेहा। रोज सुने दी मैं सासू दियां झिड़कां जींदे रोई रोई दूधा जो मैं रिड़कां जींदे काली घगरी लैया हो, काली घगरी लैया हो, काली घगरी लैया हो। क्या बात है, आपने तो यहाँ का माहौल ही बदल दिया और क्या समा बांधा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप अपने गीत सोचती हैं कि अब मुझे गाना है इस तरह का गाना, कोई डिवोशनल है या कोई मॉडर्न सॉन्ग है या कोई फोक गीत है, तो आप कैसे चुनती हैं कि मैं किस तरह का अब नया गाना गाऊंगी? ये डिपेंड करता है कि उस टाइम मेरा जो रियाज है वो किस टाइप का है। अगर वो थोड़ा सा डीप में गया है
तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा भक्ति की तरफ जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें चंचल होती है, मन बड़ा चंचल होता है, तो अगर कुछ होता है तो मैंने प्रेम गीत तो लिखना ही लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा उदासी का माहौल होता है, अगर कौवा भी बाहर बैठा हुआ दिखता है तो ऐसा लगता है कि मैं इस कौवे पर भी गाना लिखूं मैं, और अपना संदेश अपने मायके भेजूं, या मेरे बच्चे दूर हैं मैं उनको भेजूं, मतलब एक फील आता है। इवन देन बादल अगर आप देखते हैं, घनघोर बादल अगर छाए हैं तो उनको देख करके भी उनको महसूस करना पड़ता है। तो वैसे ही मतलब पूरी तरह से डीपली उसमें खोना पड़ता है, फिर उसी तरह से वो शब्द भी आते हैं, वो भाव भी आते हैं, और जो हमारे इमोशंस हैं, अगर गाने में इमोशंस नहीं हैं तो गाना नहीं चलेगा। बिल्कुल जी। तो आप हमें ये बताएं कि आपको काफ़ी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, इनके बारे में कुछ बताइए हमें। 2014 में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम लगभग पूरे हिमाचल में ये चला था, और लोगों को मोटिवेट भी किया गया था, सोसाइटीज़ के, एनजीओज़ के, मतलब वो सभी कोई इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उस टाइम आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे भी मौका मिला स्वच्छता अभियान में काम करने का, और जब सर्वे किया गया, जब इंस्पेक्शन की गई, तो जो टीम डिस्ट्रिक्ट से हमारे गांव में आई थी तो उन्होंने घर के आसपास तो चेक किया, वो खेतों में भी घूमे, उन्होंने राउंड लगाया कि क्या खेतों की भी सफाई है, या कहीं दिखाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें साफ सुथरा, वो तो आप 1 घंटे में भी अपने घर के आसपास सभी कर सकते हैं। जी। तो वो खेतों तक भी हो गए, वो गौशालाओं तक भी गए, उन्होंने पूरा हर चीज़ को चेक किया। उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे 2 बार ये सम्मान मुझे मिला स्वच्छता अभियान के तहत, और उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र साहब जी थे, उनके कर कमलों से मुझे 2015 में ये सम्मान मिला, और उसके बाद ये रिपीट हुआ 2016 में भी मुझे ये सम्मान मिला। जी। तो अब आप हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठी महिलाएं हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, ज़रूर। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अभी मैं सम्मान की बात कर रही हूँ, तो जब मुझे ये सम्मान मिला तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलती कि मुझे 1 बार मिला, 2 बार मिला, अब मुझे कुछ और करना चाहिए जी। मैं थैंकफुल हूँ अपनी संस्कृति की, और ख़ासकर जो म्यूज़िक लाइन है जी, क्योंकि मैं काम तो मैं कई सालों से कर रही थी। मैं जैसे एजुकेशन की लाइन में भी 90 से मैं काम कर रही थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म में क्रिएट नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मैं म्यूज़िक से जुड़ी तो शायद मुझ में थोड़ा सा ठहराव आया, और मेरा मन शांत हुआ, और जो भी मैंने काम करना मैंने शांति से सोच करके, और मेरी भाषा भी पहले थोड़ा सा रूड थी, अब पोलाइट हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लता जी, आपने जिस तरह बहुत मेहनत की है, अपने आप पे काम किया है, हम अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी मेहनत करते रहिए और आप भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और हमारे दर्शक आज आपसे मिले, आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। उभरते हुए कलाकारों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपसे सीख सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जिंद